नमस्ते वॉरियर्स। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपने और भी कुछ टर्म सुने रहेंगे इंटरनेट पे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा। एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। क्या ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ही अलग नाम है? क्या ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से अलग है? मुझे काफी सारे वीडियोस पे इसके बारे में काफी सारे कमेंट्स मिले, तो आज चलिए इन्हीं का डिफरेंस हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, एक्शियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, ये जो अलग-अलग शब्द आपने सुने हैं, ये एक ही बीमारी के बारे में है, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ा गठिया है उसके बारे में है। तो ये अलग-अलग शब्द क्यों यूज किए जाते हैं? जैसे इस बीमारी को हम लास्ट कुछ सालों में और अच्छी तरह समझते गए, नई-नई टेक्नोलॉजी जैसे एमआरआई आ गई इस बीमारी का निदान करने के लिए, उसके हिसाब से हमारी इस बीमारी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये नए-नए शब्द आते गए हैं। तो इन्हें और अच्छा समझने के लिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस इतिहास के बारे में कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को रूमेटोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने कैसे और डिटेल में जाना पिछले कुछ सालों में। सबसे पहले एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिस्क्राइब किया गया 1695 में। उस जमाने में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को दूसरा जो गठिया है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, उसी का एक टाइप माना जाता था। इसे रूमेटॉइड स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता था इसके लिए क्योंकि सभी सोचते थे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ही एक हिस्सा है, जिसमें बाकी जोड़ों में भी तकलीफ होती है और कमर पीठ के जोड़ों में भी तकलीफ होती है। 1904 में सबसे पहले एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये टर्म यूज की गई। तभी भी रूमेटोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को लगता था कि ये शायद अलग बीमारी है क्योंकि इसमें कमर पीठ का दर्द होता था जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सभी पेशेंट्स में नहीं होता था। 1940 में रूमेटॉइड फैक्टर की डिस्कवरी हुई। रूमेटॉइड फैक्टर को डिस्क्राइब किया गया। तब ये जो बाकी साइंटिस्ट की सोच थी कि ये बीमारी अलग है, और भी स्ट्रांग हो गई क्योंकि इन मरीजों में जो इनको कमर पीठ का दर्द होता था, सेक्रोइल एक जॉइंट में सूजन आती थी, उनमें रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता था। जो रूमेटोलॉजी का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, पहले उसे अमेरिकन रूमेटिज्म एसोसिएशन कहा जाता था, जिसे आज अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी कहा जाता है। उसने 1963 में इसको सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अलग कर दिया। तो मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि 1963 में ऑफिशियली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग-अलग गठिया के टाइप में डिस्क्राइब हुए। 1973 में HLA-B27 डिस्कवर किया गया और उसके वजह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है ये भी दिखाया गया। तो अब तक ये क्लियर हो गया था कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अलग बीमारी है, अलग गठिया है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग गठिया है। 1974 में सबसे पहले सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या सीरोनेगेटिव स्पॉन्ड आर्थराइटिडिस ये टर्म यूज की गई। तो आइए देखते इस ग्रुप में एग्जैक्टली क्या होता है। आपने सुना रहेगा इस ग्रुप के बारे में, SBA शॉर्ट फॉर्म आपने काफी बार रूमेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन में देखा रहेगा। तो ये सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस ग्रुप में क्या क्या आता है? सोरायाटिक आर्थराइटिस, वो गठिया जो चमड़ी की एक बीमारी सोरायसिस से रिलेटेड है। रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसमें पहले लूज मोशंस होते हैं या यूरिन का इन्फेक्शन होता है और उसके बाद फिर जाके गठिया पकड़ लेता है। आईबीडी एसोसिएटेड आर्थराइटिस, जिसमें पेट का प्रॉब्लम होता है, बार बार लूज मोशंस होते हैं, कभी कभी स्टूल्स में खून निकलता है, पेट में बार बार दर्द होता है, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ गठिया हो जाता है जिसे आईबीडी एसोसिएटेड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो इसी ग्रुप में आता है। अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, जिसमें कुछ गिने चुने फीचर्स होते हैं इस बीमारी के दिखते हैं, जैसे एंथेसाइटिस सिर्फ दिखा, सिर्फ डैक्टिलाइटिस दिखा, लेकिन पूरा पिक्चर गठिया का नहीं दिखता है।
इसी के लिए इसे अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस कहा जाता है। और लास्टली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एक्शियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। अभी इन दोनों में फर्क क्या है, एक्शियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, चलिए जानते हैं। वापिस थोड़ा इतिहास में झांक लेते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पहले मॉडिफाइड न्यूयॉर्क क्राइटेरिया नाम के क्राइटेरिया था, उसको लेके इसका निदान होता था। एक्चुअली ये क्राइटेरिया निदान के लिए नहीं बने थे, डायग्नोसिस के लिए नहीं बने थे, ये एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बने थे। लेकिन रूमेटोलॉजिस्ट काफी कॉमनली इसे निदान डायग्नोसिस के लिए यूज करते थे। इस क्राइटेरिया के चलते एक्सरे में सेक्रोइलियक जॉइंट्स में बदल का दिखना बहुत जरूरी था। अगर एक्सरे में चेंजेस आते थे, बदल दिखता था, तो ही एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का निदान डायग्नोसिस पक्का होता था इस क्राइटेरिया के हिसाब से। जैसे आपको सभी को मालूम है, एक्सरे में बदल दिखने के लिए काफी साल लग जाते हैं और इसी की वजह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के डायग्नोसिस में काफी देर हो जाती थी। तो बार-बार साइंटिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट इसका जिक्र करते रहे। इनफैक्ट काफी रूमेटोलॉजिस्ट ने ऐसे वॉरियर्स देखे, उनके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज थे, जिनके बेटे बेटियों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण दिखने लगे, कमर पीठ में दर्द होने लगा, रात में ज्यादा होता था, सुबह में काफी स्टिफनेस होता था। तो उनको लगता था कि ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ये बहुत अर्ली फेज है, लेकिन एक्सरे के नॉर्मल होते हुए वो इसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस निदान नहीं कर पाते थे और इसकी वजह से काफी देरी हो जाती थी उनके ट्रीटमेंट में। ये डिबेट काफी टाइम चलती रही और इसी के लिए ये डिले नहीं होना चाहिए डायग्नोसिस में, इसके लिए असेसमेंट ऑफ स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी ने कुछ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बनाए, जिनके वजह से ये डिले अवॉइड कर सके हम लोग। तो ये एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने सबसे पहले एक्शियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस ये टर्म लाया। एक्शियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस क्या होता है? अगर कोई भी मरीज जिसकी उम्र 45 से कम हो, जिन्हें इन्फ्लेमेटरी बैकएक हो 3 महीने से ज्यादा, उनको स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का कोई ना कोई फीचर हो और उसके साथ आइदर एक्सरे या तो फिर एमआरआई पे सेक्रोआइलाइटिस के चेंजेस दिखे, तो उन्हें एक्शियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का निदान हो सकता था। एमआरआई में क्या दिखता है, आप अगर रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको जरूर मालूम रहेगा कि एमआरआई में सेक्रोइलियक जॉइंट में सूजन दिखती है या इडिमा हम लोग जो कहते हैं वो। और एक्सरे में भी क्या दिखता है, तो एक्सरे में भी सेक्रोइलाइटिस, सेक्रोइलियक जॉइंट इन्फ्लेमेशन के चेंजेस दिखते हैं। दोनों में फर्क इतना ही है कि एमआरआई काफी जल्दी दिखाने लगता है ये चेंजेस, एक्सरे को चेंजेस दिखने के लिए 4-5 साल भी लग सकते हैं। एक्शियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के 2 स्टेज रहते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, नॉन रेडियोग्राफिक स्टेज और रेडियोग्राफिक स्टेज। नॉन रेडियोग्राफिक स्टेज क्या होता है? वो स्टेज जिसमें एमआरआई में चेंजेस दिखते हो सेक्रोइलाइटिस के, लेकिन एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल हो, उस स्टेज को नॉन रेडियोग्राफिक स्टेज कहा जाता है एक्शियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का। और वो स्टेज जिसमें एक्सरे में भी चेंजेस दिखते हो सेक्रोइलाइटिस के और बाकी चेंजेस, उसे रेडियोग्राफिक स्टेज एक्शियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का कहा जाता है। और आज के दिन में इस रेडियोग्राफिक स्टेज को ही सिर्फ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। बीमारी की अर्ली फेज में सभी वॉरियर्स इस फेज में रहते हैं, नॉन रेडियोग्राफिक स्टेज। कुछ वॉरियर्स इसी फेज में सेटल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते, रेमिशन में चले जाते। कुछ वॉरियर्स इसी फेज में काफी साल तक रहते और कुछ वॉरियर्स इस फेज से निकल के रेडियोग्राफिक स्टेज के फेज में जा सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वॉरियर्स इस फेज से इस फेज में जाते हैं? धूम्रपान ये एक फैक्टर है जो वॉरियर्स को इस फेज से इस फेज में डाल सकता है। हेवी काम, कमर पीठ के ऊपर जिसकी वजह से काफी प्रेशर आता हो, उसके वजह से भी इस फेज से वॉरियर्स इस फेज में जा सकते हैं। धन्यवाद वॉरियर्स हमसे जुड़ने के लिए। अगले संडे जरूर मिलिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद।